बिलाशुबा उसका गोश्त लजीज होता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मैं जानवर की तरफ देखता रहा। इस जानवर की यहां मौजूदगी से अंदाजा होता था कि कोई सब्जाजार ज्यादा दूर नहीं था। मुमकिन है इस पहाड़ी दीवार के दूसरी तरफ इस जैसे पहाड़ों के बजाय हमवार मैदान हो जिन पर सब्जा उगा हुआ हो। हम लोग भूखे भी थे। मैंने एक लम्हे सोचा और फिर फैसला कर लिया कि जमाना कदीम की तरह इसे शिकार करूंगा। मेरे लिए कोई बात अजनबी नहीं थी। मैंने इंतारिया को रुकने का इशारा किया और एक नोकदार पत्थर तलाश करके उठा लिया। फिर मैं दबे पांव जानवर की तरफ बढ़ा, लेकिन चालाक जानवर की निगाह मुझ पर पड़ गई और उसने कलांच भरी। मैं उसे निकलने का मौका नहीं देना चाहता था, चुनाचे मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। जानवर ने एक समत का रुख किया था और फिर वो एक बहुत बड़े गार के दहाने में घुस गया। मैं भी उसके पीछे दहाने में दाखिल हो गया था। अंदर तारीकी थी, लेकिन बाएं समत कुछ खटकर रोशनी का एक धब्बा दिखाई दे रहा था। मैं तेजी से उस धब्बे की तरफ मुड़ा और बहुत थोड़ा फासला तय करके उसके करीब पहुंच गया। दूसरी तरफ तेज रोशनी थी। मैं जल्दी से रोशनी में निकला, तब मैं हैरान रह गया। दूसरी तरफ एक तवील मैदान था, सब्ज घास, दरख्त और काफी दूर एक चमकदार लकीर नजर आ रही थी, पानी। मेरे ज़हन ने नारा लगाया। तब मैंने उस जानवर की तलाश में निगाह उड़ाई। वो मेरे बाएं समत से दौड़ रहा था। मैंने फिर उसकी तरफ छलांग लगाई और जब फासला कम हो गया तो मेरा हाथ का नोकदार पत्थर पूरी कुव्वत से निकलकर जानवर की पसलियों पर पड़ा। वो जोर से उछला और नीचे गिर पड़ा। तब मैं उसके सर पर पहुंच गया। जानवर की पसलियां टूट चुकी थीं और वह दम तोड़ रहा था। मैंने अपने मजबूत हाथों से उसकी गर्दन तोड़कर उसे जिंदगी की तकलीफ से निजात दिलाई और फिर मैं उसे वहीं छोड़कर वापस पलटा। पहाड़ के सुराग से निकलकर मैं दूसरी तरफ आया, जहां इंतारिया हैरानों परेशान खड़ी थी। मुझे देखकर उसने खुशी की आवाज निकाली और मैं उसके करीब पहुंच गया। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं, मैंने मसरूर लहजे में कहा। क्या? उसने इश्तियाक से पूछा। आओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो नजाकत से मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसके लोचदार जिस्म की लचक देख रहा था। बेचारी ने मेरी वजह से किस कदर मुशक्कत की है, वरना वो सचमुच फूलों की रानी है। मैं सोच रहा था। हम सुराग में दाखिल होकर दूसरी तरफ निकल आए और दूसरी तरफ का मंजर देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। आह, हम किस कदर दिलकश माहौल में आ गए। कैसी हसीन जगह है ये। मगर तुम्हारा शिकार कहाँ है? वो इस तरफ। मैंने हाथ से इशारा किया। उस बेचारे ने सिर्फ यहां तक हमारी रहनुमाई करने के लिए चांद दी है। आओ हम इसे एहतराम से पेटों में उतार लें। मैंने कदरे मुजाहिया अंदाज में कहा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ा जानदार, बड़ा मासूमाना कहका था। मैं काफी देर तक उसकी नकमगी में खोया रहा और फिर प्रोफेसर, मैंने अपने हाथों से शिकार की खाल उतारी, उसकी मजबूत हड्डियां तोड़ी, खुश्क लकड़ियां जमा करके आग चलाई और शिकार भूनने लगा। इंतारिया बहुत खुश थी। वो कभी मुझे काम करते देखती और कभी इससे मरगजार पर निगाहें दौड़ाती। गोश्त भुन गया, सूरज झुक गया था। मैंने एक रान इंतारिया के हाथों में पकड़ा थी और दूसरी खुद दांतों से बपौड़ने लगा। इंतारिया भी मेरे तरह खा रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। बारासिंगे का गोश्त जब आते हुए उसने कहा, महल्लों के तकल्लुफात से दूर इस तरह खाने में किस कदर लुत्फ आ रहा है। इसकी वजह शायद ये भी हो कि इसमें मेरे महबूब के हाथों की बू रची हुई है। उसके इल्फाज से मैं सरचार हो गया। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा, तुम इस कदर चाहती हो मुझे इंतारिया, काश मैं इल्फाज से अपनी मोहब्बत का सही इजहार कर सकती। हमने खूब पेट भरकर गोश्त खाया। बाकी गोश्त मैंने साथ ले लिया और इंतारिया का हाथ पकड़कर उस चमकदार लकीर की तरफ बढ़ गया जो दूर से अब भी साफ नजर आ रही थी। इंतारिया खुशी खुशी मेरे साथ सफर कर रही थी। तवील फासला तय हो गया और हम पानी के करीब पहुंच गए। साफ और शफाफ पानी जिसकी तह साफ नजर आ रही थी। भूरी रेत के ऊपर बहता हुआ पानी देखने में बहुत खुशनुमा मालूम हो रहा था। हमने चुल्लुओं से पानी पिया और फिर सैर होने के बाद गर्दन उठाई। तब मेरी निगाह इंतारिया के स्याह बालों पर पड़ी जो धूल से अटे हुए थे और मेरे दिल में गुदगुदी सी होने लगी। इंतारिया, मैंने उसे आवाज दी। वो खिसकर मेरे सीने से आ लगी। तुम्हारे बालों में मिट्टी अटी हुई है, चेहरा भी गर्द आलूद है, क्यों ना हम नहा लें? इस शफाफ पानी में नहाने से तमाम थकन दूर हो जाएगी। उसने शर्माई हुई नजरों से मुझे देखा और फिर गर्दन हिलाती। तब फिर उठो, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। उसका शर्माया और सुर्ख चेहरा बेहद भला लग रहा था। उसकी आंखें हया से चुकी हुई थी। निस्वानियत का यह अनोखा अंदाज उसे कबल मेरे सामने नहीं आया था। और यह बात मुसल्लम है प्रोफेसर के निस्वानियत अगर हया लिए हुए हो तो इसकी कशिश 1000 गुना बढ़ जाती है। अब तक मुझे जो औरतें मिली थी उन्होंने मुझसे ज्यादा हवस का मुजाहरा किया था। बेशक वो बहसियत औरत बहुत कुछ थी, लेकिन इंतारिया का ये शर्माना और शर्माया सा अंदाज इन तमाम औरतों की गर्मजोशी पर हावी था। मेरे दिल में खुशगवार धड़कनें पैदार होने लगी थी। फिर मैं उसे बाजू में उठाए पानी की तरफ बढ़ गया। वो बिल्कुल खामोश थी। मैं पानी में उतर गया। ठंडा फरहत बख्श पानी। मैंने झरने की नदी में बैठकर उसे पानी में गोता दिया तो वह सर्दी से मुतासर होकर मेरे जिस्म से लिपट गई। उसकी आंखें अब भी बंद थी। इंतारिया, मैंने उसके कान में सरगोशी की।
उसने आंखें बंद किए जवाब दिया, नहाओ कि नहीं? वो फिर इसी अंदाज में बोली और उसके होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट ऊपर आई। मैंने शरारतन उसे पानी में फेंक दिया और उसने घबराकर जल्दी से आंखें खोल दी। उसने निचला होंठ दांतों में दबा लिया और दोबारा आंखें बंद कर ली। अजीब लड़की थी प्रोफेसर, वो इंतहाई अजीब। उसने रुककर प्रोफेसर के चेहरे की तरफ देखा। बूढ़े खावर की आंखों में जवानी की चमक नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर इश्तियाक के आसार थे। वो खुद को इसी माहौल में महसूस कर रहा था। वसी अरीज मैदान सब्जी से लदा हुआ, जिसके दरमियान बहती हुई हसीन नदी, और हसीन नदी में दो चमकदार जिस्म, जवानी से भरपूर, हुस्नो इश्क की अटकेलियों में मसरूफ। और खुद प्रोफेसर खावर, हाँ, वो इनसे ज्यादा दूर नहीं था। इस मरगजार में एक दरख्त की ओर से झांकता हुआ, खुश्क होंठों पर जुबान फेरता हुआ, इन जिस्मों पर निगाहें जमाए इस नोशगुफ्ता जोड़े के आइंदा इकदामात का इंतजार कर रहा था। उसके रुकने से तिलिस्म टूट गया। प्रोफेसर की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी और वो उछल पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरख्त की ओर से उसका सर नजर आ गया हो और अब वो दोनों उसे देख रहे हों, उसकी मौजूदगी पर शर्मसार हों। उसने बुखलाए हुए अंदाज में दास्तान गो का चेहरा देखा और फिर अपनी बच्चियों की तरफ। फरजाना और फरोजा के चेहरे भी जोशी जज्बात से सुर्ख हो गए थे। उनके तनफ्फुस भी तेज थी। उनके हाथों की मुट्ठियां भींची हुई थी। उनकी आंखों में नशा तैर रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे इन तारियां की आंखों में। प्रोफेसर ने घबराकर उनके चेहरे से निगाह हटा ली। वो बदहवास हो गया था। दास्तान गो की तवील खामोशी से लड़कियां भी चौंक पड़ी। सबने एक दूसरे को देखा और चोर बन गए। सब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। दास्तान गो को एहसास हो गया। उसके होंठों की शरारत अमेज मुस्कुराहट ने सब पर आया कर दिया कि वो सबकी चोरी पकड़ चुका है। इंतारिया और बहादुर ने कुछ दूर खड़े तीनों अफराद को देख लिया था जो दरख्त से झांक रहे हैं, लेकिन उसने इन्हें मजीद शर्मसार होने से बचा लिया और जल्दी से अपनी दास्तान दोबारा शुरू कर दी। काफी देर तक हम पानी में नहाते रहे प्रोफेसर। इंतारिया जज्बात में डूब गई। उसकी खामोश आंखें मुझे पुकार रही थी। मैंने उनकी आवाज सुनी और उसे अपने सीने में जज्ब कर लिया। ऐसी खुद सुपुर्दगी मुझे आज तक नहीं मिली थी प्रोफेसर। इसमें हिजाब भी था, बेचैनी भी, तलब भी थी और झिझक भी, और मैंने तमाम चीजें खुद में समेट ली। मैं उसे बाजुओं में भींचे हुए बाहर निकला, नदी के किनारे की लंबी लंबी घास पर लिटा दिया और फिर मैं उस पर झुक गया। रोशनी ने शर्मा कर तारीकी की और चादर ओढ़ ली। चहचहाते परिंदे खामोश हो गए। वो हमारी सरगोशियां सुन रहे थे। और फिर जब चांद ने सर उभारा तो इंतारिया को गुलनार चेहरा मेरे सामने था। उसके चेहरे पर बेपनाह सुकून था। उसने मेरे लिए एक तवील जिद्दोजहद की थी। उसने अपनी जिंदगी में एक ही ख्वाहिश की थी और अपनी पसंद हासिल करने के बाद उसे दुनिया की किसी और चीज की जरूरत न रही थी। और अब वो मेरी आगोश में कैफे सुरूर के समंदर में गौताजन थी। मैं भी आंखें बंद किए लेटा था। मेरे ज़हन में बेशुमार ख्यालात थे, बहुत से एहसासात थे। यूं तो सोचने के लिए मेरे पास न जाने क्या क्या था। उस दौर की कहानी मेरे दिल में महफूज थी। कहाँ तक सोचता, किस किस को याद करता। बस ज़हन के पर्दे पर गुजरे हुए वाक़यात की परछाइयां तेजी से दौड़ती गुजर जाती, मदादर बदलते रहती और मैं सोचता कि इनमें से कौन से दौर को अपनी जिंदगी का सबसे हसीन दौर कहूं। यह फैसला बेहद मुश्किल था। हर दौर की हर तब्दीली ने मुझे नई नई मुसर्रतों से नोशनास करवाया था। हर नया दौर मुझे कुछ दे कर गया था। खाए एक बात का एहसास मुझे कभी कभी होने लगता था, वो ये कि मैं बेशुमार लोगों के साथ जिंदगी गुजार चुका था। बहुत से लोगों की किस्मत बदलने में मेरा हाथ था, लेकिन मेरी हैसियत अभी तक कोई ठोस शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी थी। मैं एक सैलानी रूह की तरह था, अदवार लोगों और माहौल को देखता चला जाता। खुद मैंने अपने आप को इन अदवार से रोशनास कराने की कोशिश नहीं की थी। तारीख मुझे कोई हैसियत नहीं दे सकी थी और कभी कभी मैं सोचने लगता था कि मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ, खुद को कुचल रहा हूँ। फिर मैं अपनी फितरत से सवाल करता, जो कुछ मैं हूँ अगर वो ना रहूं तो क्या बन जाऊं। बिलाशुबा अपने जोर बाजू से मैं बहुत बड़ी कलमरू का हुक्मरान बन सकता था। मेरी सल्तनत इतनी वसी हो सकती है कि अब तक जमीन पर किसी की ना होती और मैं दुनिया का सबसे कामयाब और कामरान हुक्मरान होता। लेकिन इससे फायदा, लोग पैदा होते हैं मर जाने के लिए, मुख्तसर जिंदगी होती है। इस जिंदगी में जो कुछ कर जाते हैं उस पर नाज करते हैं। मेरी जिंदगी मुख्तसर नहीं थी। मैं कहाँ तक क्या क्या करता, और अगर कुछ करने ही को दिल चाह गया तो तवील जिंदगी पड़ के। न जाने क्यों इस वक्त इस किस्म के ख्यालात से इनमें घूम रहे थे। मेरी महबूबा मेरे पहलू में पड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अचानक मुझे अपनी कब्र में एक चुभन का एहसास हुआ। न जाने क्या था। मैंने गर्दन घुमाई, तांबे के रंगत की 2 टांगे नजर आई। एक लंबा नेजा नजर आया जिसकी अनी मेरी कमर में चुभ रही थी। मैं चौंक पड़ा, उछल पड़ा। दूसरे लम्हे मैंने इंतारिया को थपाया और आहिस्ता से बोला, उठो इंतारिया, सीन बदल गया है, सोने दो ना। इंतारिया ने खुमार आलूद आवाज में कहा। उठ जाओ इंतारिया, मैंने प्यार भर लहजा में कहा। उसने आंखें खोल दी। न जाने उसने क्या देखा कि उसके हल्क से चीख निकल गई और फिर वो बिजली किसी तेजी से उठ गई। तब मैं भी मुस्कुराता उठ गया। मैंने सिर्फ 2 टांगे देखी थी, लेकिन उठने के बाद मुझे बेशुमार लोग नजर आए जो मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे। मुझे सिर्फ एक बात पर हैरत हुई। न जाने क्यों मैं उन लोगों के कदमों की आहट नहीं सुन सका था।
फिर अपने सामने खड़े हुए आदमी की तरफ मुखातब होकर बोला, क्या चाहते हो जवान, खुद को हमारे हवाले कर दो। अगर कोई हरकत की तो तुम्हें और लड़की को कत्ल कर दिया जाएगा। कोई हरकत नहीं होगी, इत्मीनान रखो। मगर तुम हो कौन? अलकुरा के मुहाफिज। अगनास के साथी? मैंने पूछा। हाँ, अजीम अगनास के जानिसार, उसने जवाब दिया। मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो? ये तुलू परस्तों की सरजमीन है, जिसकी तरफ खुद साख्ता खुदा तास की बुरी निगाहें हमेशा पड़ती है। वो इस सरजमीन के इसरार मालूम करता रहता है। इसके हर कार्य अगनास की ताकत का जोर चांदने के लिए सरकर्दा रहती है। वो हमारी बस्तियों के निशान हासिल करना चाहता है ताकि इन्हें तबाह कर सके। इसलिए हम अजनबियों को इस सरजमीन पर पसंद नहीं करते। कौन जाने तुम भी तास के आदमी हो और जहां किसी खास मकसद के तहत आए हो, तब फिर अब तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? मैंने पूछा। तुम अगनास के सामने पेश करेंगे, अगनास तुम्हारे बारे में फैसला करेगा। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे साथ चलने के लिए मैं तैयार हूं, मैंने मसरूर होते हुए कहा। मैं तो खुद अगनास से मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। मैं इस बागी सरदार को देखना चाहता था जिसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। मैंने इंतारिया को आवाज दी और इंतारिया मेरे करीब आ गई। वो सहमी हुई निगाहों से उन लोगों को देख रही थी। डरने की जरूरत नहीं इंतारिया, ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर ये अगनास के आदमी है तो क्या हुआ? अगनास तास का दुश्मन है। उसे जब मालूम होगा कि हम तास के साथी हैं तो कुछ भी ना होगा इंतारिया, तुम बेफिक्र रहो, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और फिर उसका बाजू पकड़कर उन लोगों को चलने का इशारा किया। वो सब नेज़े ताने आगे बढ़ने लगे। उनकी तादाद 50 से कम नहीं होगी। सब मेरे गिर्द घेरा पनाहे चल रहे थे। तुम्हारी बस्ती यहाँ से कितनी दूर है और क्या तुम पैदल सफर करोगे? मैंने चीख कर पूछा। बस्ती ज्यादा दूर नहीं है और हम घोड़ों पर सफर करेंगे, घोड़े दरख्तों के दूसरी तरफ मौजूद हैं, उसने जवाब दिया। और मैंने इत्मीनान की सांस ली। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन इंतारिया मेरे साथ थी। न जाने इस सिन्फ में क्या कशिश है कि इंसान हमेशा इसकी बेहतरी के लिए सोचता रहा है। वो खुद दुनिया भर की तकलीफ गवारा कर लेता है, लेकिन औरत की तकलीफ इससे नहीं देखी जाती। बहरहाल हम इन लोगों के साथ दरख्तों की दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां 2 आदमी घोड़ों की निगरानी कर रहे थे। इन्होंने 2 मजबूत घोड़े हमारे हवाले कर दिए। जिन लोगों के घोड़े हमारे इस्तेमाल में आए थे वो दूसरों के साथ उनके घोड़ों पर बैठ गए। वो हमारे घोड़ों को घेरे में लिए चल रहे थे ताकि हम फरार न हो सके। घोड़ों की रफ्तार भी सुस्त थी। हम सफर करते रहे। रास्ते में मैंने इंतारिया से पूछा, क्या तास को तुम्हारी गुमशुदगी पर हैरत न होगी इंतारिया? न सिर्फ हैरत बल्कि वो सख्त परेशान होगा। बूढ़ा सबसे ज्यादा मुझे चाहता था, लेकिन मेरे दिल में कभी उसकी मोहब्बत पैदा न हो सकी। और सच पूछो बहादुर, तो मैं भी उसकी महबूदियत को दिल से तस्लीम नहीं करती। वो दूसरों के सामने खुदा बन जाता है, लेकिन तन्हाई में वो एक बेबस चूहा होता है जिसके कब्जाए कुदरत में कुछ नहीं है। इसने तुम्हें तलाश करने की कोशिश की होगी अपनी कलमरू के चप्पे चप्पे में। वो बहुत निढाल हुआ होगा। क्या दीवानगी में अपनी फौजें तो यहां ना भेज देगा? अगनास के इलाके में वो कोई कमजोर कदम उठाना हमाकत समझता है, ऐसा ना करेगा। इंतारिया ने जवाब दिया और मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। सफर जारी रहा। घोड़ों की सुस्त रफ्तारी की वजह से खासी देर लगी और फिर हमें एक बस्ती के आसार नजर आए। आरजी बस्ती थी जो एक बुलंद बाला पहाड़ी के दामन में बसाई गई थी। चारों तरफ सरबफलक पहाड़ियां सर उठा के खड़ी थी और बस्ती तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक दर्रा था। गोया अगर कोई बैरूनी फौज हमला आवर होती तो पूरी कुव्वत उस दर्रे पर लगाई जा सकती थी और इस तरह फौज को रोकना बहुत आसान था। हाँ, अगर बहुत ही बड़े लश्कर से मुकाबला हुआ और वह पहाड़ियां अबूर करके इस बस्ती पर हमला आवर हूं तो दूसरी बात थी। ऐसी शक्ल में भी इन पहाड़ियों से दिफा किया जा सकता था। झोपड़ियों की तादाद काबिल शुमार थी। बस तहद्दे निगाह झोपड़ियां ही झोपड़ियां नजर आ रही थी, जिस बस्ती की बेपनाह आबादी का अंदाजा होता था। जगह जगह कुएं बने हुए थे जिनसे हवा के जरिए पानी निकाला जाता था। गोया यहाँ चक्कियां ईजाद हो चुकी थी जो इससे कबल मैंने कहीं और नहीं देखी थी। बाद में मैंने उन लोगों का पूरा निजाम अमल देखा और तंग रह गया। बिलाशुबा ये दुनिया की ज़हीन तरीन नस्ल थी। खुद तास की आलिशान कलमरू में भी वो कुछ नहीं था जो यहाँ इस बस्ती में मौजूद था। मैंने एक निगाह में ही अंदाजा लगा लिया कि ये मायल बातरक्की और नाकाबिले तस्खीर कौम है और तास इन पर कभी फतेह हासिल नहीं कर सकता। झोपड़ियों के दरमियान लोग चल फिर रहे थे, तंदुरुस्त और तवाना लोग, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, सबके सब हशाश बशाश। हम उनके दरमियान से गुजरते रहे। कोई झोपड़ी ऐसी नहीं थी जिसके सामने के हिस्से में तरकारियां न लगी हों। बहुत सी झोपड़ियों के दरमियान से गुजरते हुए बिलाकर हम एक झोपड़ी के सामने पहुंच गए। उस झोपड़ी का सेन दूसरी तरफ था, चुनाचे घोड़े सवार सब एक तरफ रुक गए। सिर्फ 2 आदमी मुझे और इंतारिया को साथ लेकर झोपड़ी के दूसरी तरफ चल पड़े। वह अब भी घोड़ों पर थे। सेहन में तरकारियां लगी हुई थीं और मैंने उन पौधों के दरमियान एक देव कामत नौजवान को देखा। बिलाशुबा यह देव ही था। इंतहाई लंबा कद, लंबे लंबे बाल, तांबे की तरह सुर्ख चेहरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, दरख्तों की मोटी शाखों जैसी कलाइयां। वो तरकारियों के पौधों के दरमियान से खुदरूप पौधे छांट रहा था। घोड़ों के कदमों की चाप सुनकर उसने गर्दन उठाकर हमारी तरफ देखा। उन आंखों में गजब का जलाल था। तब वो खड़ा हो गया और ताज्जुब से हमें देखने लगा। दोनों घोड़े सवार नीचे उतर आए थे।
उनके देखा देखी मैं भी नीचे उतर गया और इंतारिया भी। देवकामत नौजवान ताज्जुब से मुझे देख रहा था। तब एक घोड़ा सवार आगे बढ़ गया। मैंने इसे माँ बसा की सरहद के करीब से गिरफ्तार किया है। अगनास, कौन है ये दोनों? अगनास ने पूछा। मैं इस मशहूर जमाना इंसान को पसंदीदगी की निगाह से देख रहा था। बिलाशुबा ये दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान होगा। माँ बसा की छोटी नदी के किनारे एक दूसरे से हम आगोश थे, हमारे लिए अजनबी हैं। हमें लाने वालों में से एक ने कहा, क्या इन्होंने सरकशी की थी? उसने पूछा। नहीं, अगनास के नाम पर इन्होंने खुद को चूहों की तरह हमारे हवाले कर दिया। क्या तुमने इनसे कोई बदसलूकी की? उसने कदरे नखुशगवारी से पूछा। नहीं अगनास, इनसे मालूम कर सकती हो। क्या ये दुरुस्त कह रहे हैं? उसने बराह रास्त मुझसे पूछा। हाँ, इन्होंने हमारे साथ कोई बदसलूकी नहीं की, मैंने जवाब दिया और अगनास ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर वह अपने आदमियों से मुखातिब होकर बोला, अजनबियों को मेहमानों की हैसियत से रखो। कल समझदारों के सामने इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और तुम जानती हो कि मेहमानों के साथ कैसा सलूक होता है। हम तेरे हुक्म का एहतराम करेंगे अगनास। उसके दोनों आदमियों ने सर झुकाकर कहा और फिर हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। वह हम दोनों को लेकर एक खुशनुमा झोंपड़ी के पास आया और फिर हमें अंदर दाखिल होने का इशारा किया। अब उनके रवैये में नरमी थी। फिर उनमें से एक ने कहा, हम मेजबानी के लिए हाजिर हैं काबिल एहतराम शख्स, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मेहमान के भी कुछ फराइज होते हैं। हमें उम्मीद है कि तुम एक माकूल मेहमान साबित होगे, तुम्हें मायूसी नहीं होगी, मैंने कहा और वो गर्दन झुकाकर बाहर निकल गए। मैंने झोंपड़े को अंदर से देखा। खासा कुशादा झोंपड़ा था। दीवारों पर जानवरों की खालें मुड़ी हुई थी। परिंदों के परों को खूबसूरती से सजाया गया था। आरामदेह बिस्तर मौजूद थे। मैंने इंतारिया को बैठने का इशारा किया और वो फिक्रमंद से हो गई। अब क्या होगा? उसने परेशानी से पूछा। क्यों, तुम परेशान क्यों हो? मैंने बेफिक्री से सवाल किया। हम अगनास के कैदी हैं। हम किसी के कैदी नहीं है इंतारिया। इनकी क्या मजाल थी कि वो मुझे यहां तक ले आते, लेकिन मैं अगनास से मिलने आया था। तास ने मुझे उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा है। मैं इस शख्स को देखना चाहता था जिसने तास की पूरी फौज को शिकस्त दी थी, और तुमने देख लिया। वो कौन से जहान का इंसान है? इंतारिया ने कहा। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ताकतवर इंसान नहीं देखा। बिलाशुबा हमारी खूब खातिर की गई। फल, गोश्त और दूध हमारे सामने ढेर कर दिया गया। शाम को कच्ची और पक्की तरकारियों और दूध से तवाज़े की गई और रात को भुना हुआ गोश्त और दूसरा खाना जो मैंने और इंतारिया ने खूब शिकमसेर होकर खाया। फिर रात आ गई और मैंने झोंपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं बिल्कुल पुरसकून था। कम अज कम इतना अंदाजा मैंने लगा लिया था कि वो लोग बुरे नहीं हैं और इस वक्त तक बुरे साबित होंगे जब तक उनके साथ कोई शरारत न की जाए। और फिर रात थी और इंतारिया हुस्न और दिलकशी का पैकर, खुद सुपुर्दगी लेकिन हिजाब के साथ, दीवानगी लेकिन इजहार सिर्फ आंखों से होता था। ये रात भी जिंदगी की दिलकश रातों में से थी। इंतारिया भी बेहद खुश थी। उसने लड़खड़ाते लहजे में कहा कि मेरा कुर्ब पाने के बाद उसे दुनिया की और किसी चीज की आरजू नहीं रही। रात के किसी हिस्से में हम थक कर सो गए और दूसरी सुबह जबकि रोशनी नहीं निकली थी, जोर जोर के नकारे बजने से हमारी आंख खुल गई। ये कैसा शोर है? इंतारिया ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया और झोंपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर चंद लोग खड़े थे। वो शायद मेरे पास ही आए थे। क्या बात है? मैंने उनसे पूछा। अगर तुलू के पुजारी हो तो हमें हुक्म मिला है कि इबादत की जगह तुम्हारी रहनुमाई करें। इनमें से एक ने कहा, मैं तुलू का पुजारी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी इबादत देखना चाहता हूं। मैंने कहा, वो चौंक पड़े। फिर वो परेशानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बिलाखिर किसी नतीजे पर पहुंचकर उन्होंने कहा, तुम चल सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुमकिन है तुम्हारा ज़हन इस मुकद्दस रोशनी की तरफ राग़िब हो जाए जो नूर बख्श दिखे। तब मैं तैयार हूं, मैंने कहा और इंतारिया को लिबास पहनकर बाहर आने के लिए कहा। इंतारिया तैयार होकर आ गई और हम उन लोगों के साथ चल पड़े। झोपड़ियों से दूर एक वसी मैदान में इंसानों का समंदर मौजूद था। बस्ती का एक एक फर्द निकल आया था। चीरख्वार बच्चे तक माओं की गोदों में थे और जाग रहे थे। सुहानी हवा चल रही थी। आसमान पर अबर था। बड़ा दिलकश माहौल था। हम भी उसी मैदान के समझ जा रहे थे और फिर हम उन लोगों के करीब पहुंच गए। सब एक कतार में बैठे थे। मुझे इंतारिया को छोड़कर सब लाने वाले कहीं और चले गए। यहाँ हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं इंतारिया का हाथ पकड़े उन लोगों से कदरे फासले पर एक जगह खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा। बिलाशुबा लाखों का मजमा था, लेकिन क्या मजाल जो कोई हल्की सी आवाज भी सुनाई दे रही हो। देवकामत अगनास भी लोगों की कतार में मौजूद था और बैठा हुआ भी वो खड़े होने वालों से लंबा नजर आ रहा था। सिर्फ अपने कद की वजह से उसे शनाख्त किया जा सकता था, वरना उसमें और आम लोगों में कोई इम्तियाज नहीं था। वक्त खामोशी से गुजरता रहा और फिर सामने की झाड़ियों में उजाले की किरणें फूट पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता एक बिनबनाहट गूंज उठी। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। जो रोशनी बुलंद होती रही, बिनबनाहट बढ़ती रही और जब सूरज की पहली किरण ने जमीन का रुख किया तो वो सब खड़े हो गए। उनका एक हाथ बुलंद था और वो जोर जोर से कह रहे थे, खुश आमदीद, खुश आमदीद ऐ शहंशाह नूर, खुश आमदीद ऐ रहम वाले, खुश आमदीद या बरकत वाले। हमारी आंखों ने तेरा मुनव्वर चेहरा देखा, यकीनन बरकतों की शाम आएगी। हमें तुझ पर भरोसा है, तू हमारा माबूद है। तेरी ज़ियाद से जमीन अनाज उगलती है।
भेड़ें दूध देती हैं, तू हमारी परवरिश करता है, हमारी इबादत कबूल कर, हमारी दुआ कबूल कर। और वो खामोश हो गए। फिर वो सब झुके, उन्होंने जमीन पर हाथ रखकर पेशानी पर लगाया और इबादत खत्म हो गई। मैंने गहरी सांस ली। सूरज के पुजारी उसकी जियारत करने के लिए सुबह ही सुबह जाग जाते थे। बहरहाल ये इबादत मुझे काफी दिलचस्प महसूस हुई। मैं भी उन लोगों के साथ वापस चल पड़ा, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था कि मेरे इर्द गिर्द के लोग चौकन्ने हैं। एक तरह से वो मेरी निगरानी कर रहे हैं। मैंने उनकी परवाह नहीं की और थोड़ी देर के बाद हम वापस अपनी झोपड़ी में आ गए। अजीब लोग हैं, इंतारिया ने तबसरा किया। इनकी तादाद कितनी है? मैंने पूछा। बेपनाह, और वो सब कवि हैकल है। और अगनास, मैंने आज ही उसे देखा, वो इस दुनिया का आदमी नहीं है। मेरी बात मानो, तास इसे कभी शिकस्त नहीं दे सकेगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसे अपनी तौहीन महसूस किया। गरीब इंतारिया तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी। हालात उसे खुद बता देंगी कि मैं क्या हूं। बहरहाल थोड़ी देर बाद हमारे लिए नाश्ता आ गया। हस्बे मामूल दूध, फलों और अजीब साख्त की मोटी मोटी रोटियों पर मुश्तमिल था। मैंने बेतकल्फी से नाश्ता किया। फिर सूरज ने थोड़ा सा सफर तय किया था कि कुछ नेजा बरदार हमारे झोंपड़े में आ गए। इनमें से एक अंदर दाखिल हुआ। अगनास ने तुम दोनों को तलब किया, उसने कहा। हम तैयार हैं, मैंने कहा, और फिर मैं इंतारिया का हाथ पकड़े हुए बाहर निकला। नेजा बरदार मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। सिर्फ एक शख्स हमारी रहनुमाई के लिए आगे चल रहा था। इस तरह हम एक तवील फासला तय करके एक अहाते के करीब पहुंच गए, जिसका बहुत बड़ा दरवाजा था। यह अजीमुशान अहाता भी बांसों से बनाया गया था। मैं इंतारिया के साथ अंदर दाखिल हो गया। अहाते में तकरीबन 200 आदमी मौजूद थे। दीवार के किनारे किनारे पत्थर की नशिस्तें थीं, जिन पर वो लोग बैठे हुए थे। सामने एक बड़ा चबूतरा था, जिस पर 3 कुर्सियां पड़ी हुई थी। उनमें से दरमियानी कुर्सी पर अगनास बैठा था और उसके दोनों तरफ एक इंतहाई ज़ईफ बूढ़ा, जिसकी दाढ़ी पेट तक आती थी, और एक उससे कम बूढ़ा मौजूद था। दोनों बूढ़े चेहरे और आंखों से इंतहाई दानिशमंद और ज़ीरक नजर आते थे। अगनास के चेहरे पर बेपनाह जलाल था। वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। हमारे करीब आओ अजनबी, इस औरत के साथ, अगनास ने कहा, और मैं बेखौफी से इंतारिया का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ गया। हमने इस रुए जमीन पर तुम्हारे जैसे रंग और तुम्हारी जैसी शान का इंसान नहीं देखा। बेशक तुम मुतासिर करने वाली शख्सियत के मालिक हो और तुम्हारी साथी बेहद खूबसूरत है। क्या तुम हमें अपने बारे में बताओगे? अगनास ने कहा। अगनास क्या पूछना चाहता है? हमारी सरहद में तुम क्यों आए हो और किस हैसियत से आए हो? एक दुश्मन की हैसियत से आया था, बागी अगनास की सरकोबी के लिए, इसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन फिलहाल इसका मेहमान हूं, मैंने कहा, और इंतारिया चौंक कर मुझे देखने लगी। अलबत्ता अगनास की आंखों में नापसंदीदगी के जज्बात पैदा हो गए थे। बागी से तुम्हारी क्या मुराद है? ताश का नुमाइंदा? तो तुम ताश के नुमाइंदे हो। हाँ, यही समझ दो। क्या तुम ताश की कलमरू के बाशिंदे हो? नहीं, मैं एक अजनबी दुनिया से ताश की दुनिया में आया था। हमें तफसील से बताओ बहादुर, तुम्हारे सीने में बहुत बड़ा दिल मालूम होता है, क्योंकि तुम हक गो हो। अगनास ने कहा। ताश की कलमरू में मैं अजनबी था। ताश के सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया और ताश ने मेरी ताकत से मरूब होकर मुझे अपना दोस्त बना लिया। उसने अपनी एक रानी मुझे पेश कर दी और उसके जरिए पेशकश की कि मैं हक के दोस्ती अदा करूं और ताश के सबसे बड़े दुश्मन बागी अगनास को गिरफ्तार करके जिंदा या मुर्दा उसके हजूर पेश करूं। ताश के दोस्ताना रवैये से मुतासिर होकर मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली। अगनास के बारे में मुझे मालूम हुआ था कि वो गैर मामूली कुव्वतों का मालिक है और गैर मामूली कुव्वतों वाले इंसान को गिरफ्तार करने से मुझे खासी दिलचस्पी थी। ताश ने अपनी बेहतरीन फौज तैयार की और हम चल पड़े, लेकिन तुम्हारे एक वफादार गौरव ने चालाकी से हमें लरजती वादियों में पहुंचा दिया, जहां ताश की पूरी फौज पत्थरों का शिकार होगी। सिर्फ मैं और ये लड़की बच सके। मैं तुम्हारी हक गोई की अजमत का कायल हूं जवान। इसके बाद क्या हुआ? अगनास ने कहा। कुछ नहीं, हम पहाड़ के सुराग से इस तरफ आए और तुम्हारे साथियों ने मुझे आ लिया। गौरव का क्या हुआ? उसने हकीकत बता दी तो ताश के जर्नैलों ने उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। तुम्हारे हुक्म से? अगनास ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा अहमकाना हुक्म नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर जर्नैल जल्दबाजी से काम न लेते तो गौरव ही हमें बाहर निकलने का रास्ता बताता। मैं लापरवाही से कहा। यह बहुत अच्छा हुआ जवान, अगर गौरव के कत्ल का इंतकाम जरूर तुमसे लिया जाता। बेशक तुमने एक लफ्ज सच कहा है। गौरव ने इस फौज की आमद की इत्तला के लिए 2 सिपाही भेजे थे जो हमारे पास पहुंच गए। उन्होंने वह सब कुछ बता दिया जो अब हम कह रहे हैं, लेकिन एक और सवाल हम तुमसे करेंगे। अगनास ने कहा। वो भी करो, मैंने कहा। क्या ताश तुम्हारा दुश्मन था? क्या तुम्हें मौत के जबड़ों में देखना चाहता था? यह अंदाजा तुमने क्यों कर लगाया? मैंने तमस्खराना अंदाज में पूछा। क्या तुम्हें अगनास की कुव्वत के बारे में नहीं बताया गया था? मैं ताश की पेशकश कबूल न करता, लेकिन अगनास के अफसाने सुनकर मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं इसे जरूर गिरफ्तार करूं। मुझे इस फौज की चिंता जरूरत नहीं थी जो ताश ने मेरे साथ भेजी, क्योंकि ये मामूली काम में खुद भी अंजाम दे सकता था। मैंने बददस्तूर लापरवाही से कहा और इंतारिया के चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। अगनास के दरबार में भिनभिनाहटें गूंज उठी और फिर अगनास के करीब बैठे बूढ़े ने हाथ उठाया और खामोशी छा की। क्या अगनास को देखने के बाद भी तुम इसे मामूली काम कह सकते हो? बूढ़े ने कहा। मैं
मैं अब भी इस काम को मामूली समझता हूँ, मैंने कहा और इंतारिया ने मेरा बाजू दबाया। मैंने मुस्कुराकर उसका इशारा थपथपाया और इग्नास की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर पहाड़ों की सी खामोशी छाई हुई थी।